थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूले को वन बाय वन देखने की कोशिश करिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो जो फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आते रहते हैं उन सभी फॉर्मूले को हम आपको दिखाएंगे, विथ एग्जाम्पल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले आप वीडियो में देखिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं विथ फार्मूले, और फार्मूले को कैसे आपको अंडरस्टैंड करके आपको मेंटेन करके रखनी है। चलिए आइए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि लास्ट से हम चलेंगे अंतिम की, चूंकि थेल्स का प्रमेय मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। तो आइए थेल्स प्रमेय के छोड़ करके पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम जो पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम क्या जानने वाले हैं? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित, प्रमेय संबंधित सूत्र। तो पाइथागोरस प्रमेय संबंधित सूत्र में होता ही क्या है? पाइथागोरस के लिए जो सूत्र बनाया गया है, जो कि इसको एज कहते हैं, कर्ण हो जाता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है जो कर्ण कहलाती है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। देखिए, जो लोग 10 से नहीं भी बिलोंग करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को समझेंगे, यदि फॉर्मूले को समझेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बहुत सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली समझ में। सबसे बड़ी भुजा ये है। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, जैसे आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5, ऐसे करके होता है। आप ये सबसे बड़ी भुजा हो गई 5, ये 3 हो गई, 4 हो गया, ठीक है। और एक कर्ण कहलाएगा, जो कि क्या है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा में से एक है। अब हम चलेंगे शेष भुजाओं की बात करेंगे। जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो ये दो छोटी भुजाएं हैं, इन्हें आधार कह लीजिए और इसे लंब कह लीजिए ना, इसे लंब कहें, लंब। और ये क्या है? आधार। तो आधार हो गया और लंब हो गया, ठीक है। तो होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय में, एक्चुअली देखिए, आपको पता है ये सारी फार्मूला हम आप कंप्लीट करके रख चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कहीं गड़बड़ियां हो, तो रिवीजन के लिए भी आप इसे देख सकते हैं, आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कर्ण हो गया, फिर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। एच से इंग्लिश में डिनोट करते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं। नाउ हम फॉर्मूले क्या देखेंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम कर्ण, जी हाँ, तो अब देखेंगे कर्ण यहाँ पर है, तो कर्ण के लिए अब यहाँ से वैद्य में आप स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाता है? यहाँ पर रूट हो जाता है। बहुत बच्चे को नहीं पता रहती है, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इसके इनसाइड में हो जाता है। ये क्या हो जाता है? स्क्वायर इधर आकर के रूट फंक्शन में हो जाता है। ओके, अब चलिए इसे शॉर्ट में अगर हम जानना चाहें तो कर्ण को एच कहते हैं, तो एच बराबर क्या हो गया? रूट के अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके बाद यदि हम जानना चाहें b बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यदि आप h निकाल रहे होते हैं तो रूट के अंदर में प्लस करके करना है दोनों का स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा अगर b निकाल रहे हैं या p निकाल रहे हैं, दोनों ही केस में b निकाले या p निकाले, इसका प्रयोग ट्रिग्नोमेट्री में भी आप करते हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि h का स्क्वायर में से ही शेष दो छोटी भुजाएं जो होती है p और b, ये कर्ण से छोटा होता है, इसलिए इसके स्क्वायर में से ही घटा करके निकाली जाती है। अगर b निकालना है तो p का स्क्वायर घटा देना है, और यदि p निकालना है तो h के स्क्वायर में से b के स्क्वायर घटा देनी है। तो इस प्रकार से कर्ण के, कर्ण लंब आधार से संबंधित सारे सूत्र यहाँ पर आ चुके हैं, और इससे संबंधित आप बना भी सकते हैं आसानी से। ओके, चलिए नाउ और भी इसके संबंधित सूत्र जो होता है पाइथागोरस में ही, वो मैं दिखा देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, यहां से यहां लंब जब डल जाती है, तो होता क्या है कि हम लोग सिद्ध करते समय क्या करते हैं कि सिद्ध करने समय करते क्या है, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज को हम लेते हैं और समरूप कर देते हैं, तो उसमें एक अनुपातिक राशि निकल के आती है। वो निकल के क्या आती है कि समकोण के सामने का भुजा AC होता है, AC,
और AC बट्टा में क्या हो जाएगा, तो इस समकोण के सामने की भुजा AB, तो AC बटा में ये पूरा बटा में AB और बराबर फिर एक क्या निकल के आता है, इसके सामने और इसके सामने का, तो इसके सामने का भुजा जो हो जाता है वो AB होता है और इसके सामने का भुजा AD होता है। तो AB रेशियो हो सकता है कि अगर ऐसा दे दे कि आपको AC दिया है, AB भी दिया है, यानी ई भुजा भी दिया है, ई भुजा भी दिया है और AB दे दिया गया हो, AB फिर से AB हो गई और AD क्या है, ये वाला साइड, ठीक है। तो ऐसे करके AD निकालने के लिए दे दे, इसको दे दे, इसको भी दे दे, इसको निकालने के लिए दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा भी आप ख्याल कर सकते हैं कि पाइथागोरस का एक हिस्सा से भी सूत्र बन जाता है, ठीक है। यहां से यहां आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC गुने AD, ऐसा भी होता है, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका गुने इसका, मतलब ये पूरा पोर्शन कर्ण का और ये पोर्शन, ऐसे भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि यदि ये लंब डाला हुआ होता है तो एक स्पेशल फॉर्मूला जो हमेशा के लिए यूज होते आता है वो होता है इतना गुने इतना, यानी AD गुने DC बराबर होता है A वाला भाग का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा VBI फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल किया जाते रहता है, तो उसको भी आप रख। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज है। अब दो समरूप त्रिभुज यदि है, ऐसे करके लिखा हुआ है कि यह त्रिभुज का नाम A है, B है, यहाँ पर C है और इसके बाद D है, E है और फिर F है। दो समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC और समरूप है ट्रेंगल DEF। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप। ऐसे सेंस में दिया रहता है कि यदि दो त्रिभुज का समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF। हम दोनों के पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का नाम लिख देंगे ऊपर, आई एरिया माने क्षेत्रफल, माने ABC का इसका क्षेत्रफल और क्या इसका भी क्षेत्रफल, उसी को हम एरिया लिखते हैं, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल, ध्यान पूर्वक देखिए सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जो भी दिया रहेगा वैल्यू वो रख देंगे और बराबर क्या रखेंगे, बराबर संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात। तो संगत भुजा क्या है, देखिए संगत भुजा ये तो आपको दिया नहीं रहेगा, भाषा तो ऐसे लिखा रहता है। तो संगत भुजा हुआ ऐसे AB और यहाँ DE, फिर BC और फिर EF और फिर एक रहेगा ऐसे AC और DF, ठीक है। ऐसे ही संगत भुजा पकड़ना है, नाम चाहे जैसे भी, मान लीजिए कि EFD ऐसे नाम दे दिया हो या DFE दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं, पहले ऐसे पकड़ लीजिएगा फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो आपको संगत भुजा से संबंधित कभी गड़बड़ी नहीं होगी, तो ये आप कर सकते हैं, करिएगा। तो इसमें क्या मिल गया आपको, AB बटा में क्या हो जाएगा AB और क्या देख रहे हैं DE, अब इन दोनों का क्या रहेगा स्क्वायर और फिर उसी तरह से BC और बटा नीचे क्या रहेगा EF, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, अब फिर क्या रहेगा AC का स्क्वायर और बटा नीचे क्या रहेगा DF, तो DF का स्क्वायर। फाइन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो समरूप त्रिभुज है और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। अब नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC और बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF। एक और केस बताते हैं, ये तो हो गया भुजाओं के अनुपात से संबंधित। होता क्या है कि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। जो माध्यिका होती है, जैसे यहां से ऐसे करके खींच दिया तो ये सामने वाले भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, जैसे मान लीजिए 10 है तो 5 में बट गया, तो ई क्या है माध्यिका। तो मान लीजिए इसका नाम AP है और इसका नाम ऐसे करके Q है, ठीक है, तो DQ। तो AP का स्क्वायर और DQ का स्क्वायर दोनों क्या होगा, वर्ग का अनुपात बराबर हो जाएगा। कब, जब दोनों त्रिभुज समरूप रहेंगे और उनका क्षेत्रफल दिया रहेगा तो माध्यिका का वर्ग का अनुपात भी बराबर रहेगा। तो क्या लिखिएगा AP का स्क्वायर और बटा उधर क्या है DQ का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये माध्यिका हो गई। अच्छा माध्यिका के अलावा ये तो एक तो माध्यिका पर हो गया, देखिए
ये माध्यिका हो गया, और ई क्या था, संगत भुजा, संगत भुजा, ठीक है। संगत माध्यिका भी कर सकते हैं, संगत माध्यिका। और एक और होता है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अब तीसरा कंडीशन, संगत संगत शीर्षलम भी होता है, शीर्षलम। तो शीर्षलम के साथ भी वही होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या होता है, तो शीर्षलम के। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ऐसे करके है, इसका नाम ए बी सी है, और एक और ट्रायंगल जो है ऐसे करके डी ई एफ है, ठीक है। और यहाँ से इस पर ऐसे सामने लंब डाल दिया, और यहाँ से लंब डाल दिया, तो इसको बोलते हैं शीर्ष से डाला गया लंब, जिसको क्या कहते हैं, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। त्रिभुज कोई भी हो सकता है, त्रिभुज का प्रॉपर कंडीशन नहीं हम कर रहे हैं, त्रिभुज कोई भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस त्रिभुज होना चाहिए और शीर्षलम दिया होना चाहिए कि ये संगत शीर्षलम है। यहाँ पर P रख देते हैं, यहाँ पर Q रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छा P को हटा देते हैं, हो सकता है आपको अजीब सा लगे, चलिए K और यहाँ L रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, तो 1K का स्क्वायर और DL का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1K का स्क्वायर बटा DL का स्क्वायर, सही है। ये जो लंब डाला गया है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर ही होता है। तो यहाँ पर बराबर का सेंस हो गया। तो संगत शीर्षलम, संगत माध्यिका और संगत भुजाएं, ये तीन सेंस हुआ, तीनों को हमने बता दिया। अब एक और आता है कि परिमाप दिया रहता है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो और उनका परिमाप दिया गया हो, तो संगत भुजा का अनुपात केवल बराबर होता है, न कि जो है उसका वर्ग का अनुपात होता है। वर्ग का अनुपात कब होता है, जब क्षेत्रफल होता है। तो देखिए क्षेत्रफल से संबंधित इतनी सारी बातें हैं, और परिमाप से संबंधित एक देख लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप बटा ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि संगत भुजा खाली ले लेना है ना, जैसे ही संगत भुजा ई है और एक संगत भुजा ई है, तो ये संगत भुजाएं ले लेंगे। तो संगत भुजा डायरेक्ट ए बी और बटा उसमें क्या हो जाएगा, डी ई। तो इतना ही खाली रहेगा, परिमाप के केस में अगर रहेगा तो इतना ही सिर्फ रहेगा। यदि दो त्रिभुज समरूप हो, उनके परिमाप दिए गए हो, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, अब बड़ा ही आसान हो जाएगा। इससे संबंधित 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव करते। तो इसे आप ध्यान पूर्वक कर लें, इसे लिख लें, नोटिस कर लें, एक नोटबुक आपने सूत्र का जो बनाया है वहां पर इसे एंट्री करा लीजिए। इसके अलावा हम थेल्स के अब बताएंगे, क्योंकि पाइथागोरस बहुत होती है ज्योमेट्री में समस्याएं। ज्योमेट्री की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, और उसे देखिए आप, इससे 5 से 10 नंबर को आसानी से, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत अच्छा है और सब्जेक्टिव के लिए भी काफी अच्छा है। हालांकि सब्जेक्टिव में तो अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं सिद्ध करने वाले आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये कारगर सिद्ध हो सकता है जब इन सभी चीजों को आप जान जाते हैं, तो सिद्ध भी आसान हो जाता है, तथा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको से बनते ही बनते हैं। पूरे ज्योमेट्री से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इतने छोटे छोटे मार्क्स को अगर आप डील कर लें, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन को डीलिंग करने आ जाए तो काफी आसानी होगी। तो हम आपके लिए 2 चीजें लाए हैं। इसमें क्या रहेगा कि एक त्रिभुज दिया रहेगा, और इस त्रिभुज में क्या रहेगा, शीर्ष कोण का समद्विभाजक रहेगा। कहा जाएगा कि जो एपी है वह एपी इस शीर्ष कोण ए का समद्विभाजक है। एपी क्या है, ए का समद्विभाजक है, ठीक है। कि कौन ए का समद्विभाजक कौन है, ई है। यानी कि जब एपी खींचा गया तो ए 2 भागों में बट गई, ठीक है, अंतर समद्विभाजन इसका हो रहा है। तो ऐसे सेंस में क्या होता है, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना, फिर से इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना, सही है। तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा में एसी, ए बी बटा में एसी बराबर बीपी बटा पीसी, फिर से इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना। कब, जब शीर्ष कोण का समद्विभाजक दिया रहे। शीर्ष कोण का खाली समद्विभाजक रहना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि 30 डिग्री हो, कोई जरूरी नहीं, कितना भी रह सकता है, 90 हो सकता है, 85 हो सकता है, 80, 100 हो सकता है, ऐसे लिखले नहीं रहता है। एंगल कितना डिग्री का हो उसका कोई मतलब ही नहीं, बस खाली लिखता है
कि शीर्ष कोण ये जो है इसका समद्विभाजक एक लाइन खींचा हुआ है, अगर ऐसा है तो इतना बटा में इतना हो जाता है और इतना बटा में इतना हो जाता है, ऐसा सेंस बनता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, इतना बटा में इतना ले लीजिए और फिर बीपी बटा में पीसी ले लीजिए, बस खत्म, इतना ही तो था। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब थेल्स के तरफ चलिए, इथेल्स प्रमेय के लिए। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय में होता ही क्या, थेल्स प्रमेय में कहा गया कि एक लाइन जो हमको करना है त्रिभुज के अंतर्गत, त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर, इसको तीसरा भुजा, एक पहला भुजा है, ये दूसरा भुजा है और इसको तीसरा भुजा मान ली, तो इस तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या है, तीसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींचा है। तो इस भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचे तो शेष भुजाओं को, शेष ये भुजा है और एक ये भुजा है, ये भुजा है और एक ये भुजा है, ये है यहाँ बी है यहाँ सी है, तो ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक एम पर और एक एन पर। सपोज करिए एम पर काट रहा है और एन पर काट रहा है, तो ऐसे सेंस में क्या होता है कि अगर ये तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है तो त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटते हैं, और ये दोनों बिंदु करते क्या है, इन भुजाओं यानी ए एम बटा एम बी और ए एन बटा एन सी बराबर अनुपात में बढ़ते हैं। दैट मीन्स ए एम बटा में एम सी, एम बी इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना, ऐसे हो जाता है ए एन बटा एन सी। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इतना बटा में टोटल भी कर सकते हैं, जैसे ए एम हो गया और ये पूरा ए बी ले लीजिए, तो ए एम बटा में टोटल ए बी हो जाता है, अब बराबर इधर से ले लीजिए तो ए एन और बटा क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है। ठीक है, अब नीचे का ले लीजिए एम बी बटा में क्या हो जाता है, ए बी, और उधर क्या हो जाता है एन सी और बटा में क्या हो जाता है, ए सी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इतना बटा में टोटल और इतना बटा में टोटल, ठीक, और फिर इतना बटा में इतना और इतना बटा में इतना, ऐसे रेशियो ले लिया जाता है। ये तीन सेंस है, इसको पलट करके भी काम कर सकते हैं, जैसे एम बी ऊपर ए एन नीचे और एन सी ऊपर ए एन नीचे। ठीक है, इसमें भी ए बी ऊपर ए एम नीचे और ए सी ऊपर ए एन नीचे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जब हम सीधा रख करके भी नहीं बना सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आसानी से मोस्ट इजी वे में बनाए जा सकते हैं। बना लीजिएगा आसानी से और फिर बताइएगा कि आपने क्या किया। आप घर पर भी क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं ना जी, बना करके देखिए कितना ज्यादा सहायक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल। एक इसी से मिलता जुलता एक 9वीं क्लास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बारंबार मैं देख रहा हूं कि वो क्वेश्चन आते ही रहता है। उसमें क्या कंडीशन होता है सो देख लीजिए। एक त्रिभुज होता है और इस त्रिभुज के ए जो भुजा है ए बी, इस ए बी का मध्य बिंदु एकदम मिडिल पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु, तो इस ए बी का मध्य बिंदु हमने ले लिया और इस ए सी का भी मध्य बिंदु ले लिया। मध्य बिंदु है, इसमें मध्य बिंदु का कंडीशन नहीं था, इसमें था कंडीशन इतना है कि तीसरी भुजा के समांतर खींचा गया। थेल्स परिमेय, ये कोई परिमेय नहीं है, ये आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, कोई भी त्रिभुज हो, अगर इन त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर इस प्रकार से मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ये भुजा इसके समांतर हो जाता है और इसका जो वैल्यू है इसका आधा हो जाता है। अगर ये 4 है तो ये 2 हो जाता है, अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाता है, अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाता है, अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है। क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, तो ऐसे में आप रख सकते हैं ख्याल। हाँ, इसमें भी कभी कभी इससे संबंधित भी आ जाती है, तो आपको लगता है कि यही वाला बात है, इसका आधा कर देते हैं, गलत हो जाती है। इसमें अगर आ जाता है कि इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू दे दिया हूं, तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इस त्रिभुज में छोटा त्रिभुज दिख रहा है ना ए एम एन, और एक बड़ा त्रिभुज, सही है, तो इसका वैल्यू मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है। ओके, और ये जो है पूरे का जो वैल्यू है, पूरा का वैल्यू जो है मान लीजिए कि 12 दिया हुआ। ओके, और इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है 6, ऐसा, और पूछा जा रहा है एम एन क्या है। तो ऐसे में करना क्या बस, करना कुछ नहीं है, इतना बट्टा में इतना, यानी एक छोटी त्रिभुज का भुजा का अनुपात 12 से, यानी छोटा त्रिभुज का भुजा बटा बड़ा त्रिभुज का भुजा। उसी प्रकार से ई भुजा छोटा त्रिभुज का है, उसी तरह से बड़ा भुजा ई भी है, तो ये भी अनुपातिक हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 4 बटा में 12 बराबर एम एन, तो एम एन का एम एन लिख देंगे
और नीचे क्या हो जाएगा 6। यहाँ से 4 3 12, 3 दूनी के 6 काट दो, 2 से यहाँ आया, mn बराबर कितना हो गई, mn बराबर हो गई 2। तो ये तो काफी डिफरेंट है, इसमें और इसमें काफी अंतर है। तो इसी अंतर को समझने के लिए आपको हमने छू मंत्र का एक मंत्र दिया है, और इसके द्वारा आप ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे आप इजीली बनाएंगे। नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपने गलत बताया है, और अधिक हो फार्मूला तो आप बताइए, फिर आप बता ही नहीं पाएंगे। कारण कि ज्योमेट्री में इतना ही फार्मूला ही है, और इसी फार्मूला में जितना मैं आपको टोटल बता दिया, उसी फार्मूला में सारे ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चन सब बनते हैं। तो आप आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एब्सोल्युटली आप कमेंट करिएगा जरूर, मुझे पूर्ण विश्वास है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का टाइम है। बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हमें लॉकडाउन में नहीं पढ़ा या हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही, उन्हें भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें ये व्यवस्था नहीं मिली हो, शायद ये सूत्र नहीं मिला हो स्पेशली, तो उन्हें दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छी काम है, आपको भी मैं सहायता कर रहा हूँ, आपकी भी सहायता हो रही है, उन्हें भी सहायता कर। थैंक्स अ लॉट।